कि प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा पसंद। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका है दुष्यंत। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। शकुंतला है बाग में ठेका पर दुष्यंत। ये स्थितियां प्रेम की जो भयावह है आज हमारे समाज में जो दिखाई दे रही हैं, निश्चित रूप से अब हम चलते हैं उस बड़े व्यक्तित्व के नाम जिसकी कविताएं सुनकर के लोग लाफ्टर चैंपियन बने, जिसकी कविताएं सुना सुनाकर लोग देश में संचालन कर रहे हैं। प्रायः विनोद राजयोगी जी मंच पर नहीं रहते, लेकिन कई अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों को मैंने सुना और जाने का अवसर भी जो मिलता रहता है। कई बार विनोद राजयोगी की पंक्तियां लोग बिना नाम लिए कोट करते हैं। आवाज देना चाहता हूं राजयोगी सर को कि वो आए और अपने कुछ व्यंगों के माध्यम से हमको आनंदित करें। आदरणीय विनोद राजयोगी जी, आप एक बार ताली बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शानदार। आइए गिरोध मैनपुरी से विनोद राजयोगी। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। लटूरी भाई ने जैसा मुझे आदेश दिया, आपको हंसाने, गुदगुदाने, खिलखिलाने के लिए आता हूं। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ भाई यशपाल यश जी ने अपनी सरस्वती वंदना से किया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या मांगा, लेकिन हास्य का कवि क्या मांगता है सुने। मैं पूरे जन समूह को आगाह करना चाहता हूँ। एक हास्य का कवि लटूरी भाई आप सुनना क्या मांगता है। स्वागत भैया। जमाना है बिकाऊ हर चीज की है कीमतें। वाह। जमाना है बिकाऊ हर चीज की है कीमतें, मान मर्यादा या करैक्टर खरीद लो। जमाना है बिकाऊ हर चीज की ये कीमतें, मान मर्यादा या करैक्टर खरीद लो। सोना ऐसी धातु है कि दांव पे लगा के इसी सारी दुनिया का कोई फैक्टर खरीद लो। वाह। सोना ऐसी धातु है कि दांव पे लगा के इसे सारी दुनिया का कोई फैक्टर खरीद लो। वाह। घोड़ा ऊंट पालकी का काम मारुति करे, बैलों की जगह पे आज ट्रैक्टर खरीद लो। हंस की सवारी तो पुरानी हो गई है माँ, हंस की जगह पे हेलीकॉप्टर खरीद लो। वाह 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 वाह, हेलीकॉप्टर खरीद लो, क्या बात है। आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को तालियां बजाई। वाह। मुझे भी अच्छा लगा। और आदरणीय मंत्री जी पधारे हैं, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया है। वैसे मैं ऐसी गंदी गंदी कविता नहीं पढ़ता हूँ वैसे में, अब जो मंत्री जी ने आदेश दिया है तो मैं पढ़ देता हूँ और माननीय मंत्री जी को संबोधित करता हूँ। मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, आइए मैं पढ़ता हूँ, सुने। स्वागत स्वागत भैया। वाह। नारी निकेतन का, वाह। आप सुनो, आपको शुरू करता हूँ। नारी निकेतन का करने निरीक्षण, सरकारी खर्चे पे भेजे गए। नारी निकेतन का करने निरीक्षण, सरकारी खर्चे पे भेजे गए। शोषण तो कोई नहीं हो रहा है, जाकर के देखो सहेजे गए। वाह। शोषण तो कोई नहीं हो रहा है, जाकर के देखो सहेजे गए। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पर दारू चढ़ी थी। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पर दारू चढ़ी थी। हुई शाम सेवा में हाजिर सभी थे, सवेरा हुआ सबकी खटिया खड़ी थी। वाह 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 वाह। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पे दारू चढ़ी थी। वाह। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पे दारू चढ़ी थी। सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी, दो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी थी। और जब गौर से वहां पे देखा गया तो बिस्तर पे चांदी की पायल पड़ी थी। वाह 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 वाह। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति उन पे दारू चढ़ी थी। हुई शाम सेवा में हाजिर सभी थे, सवेरा हुआ सबकी खटिया खड़ी थी। सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी, दो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी थी। जब गौर से वहां पे देखा गया
तो बिस्तर पर चांदी की पायल पड़ी थी। वाह 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 वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, दीवार पर काली चोटी टंगी थी और मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पर उनके लिपस्टिक लगी थी। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, वाह 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 वाह। बालों में उलझा तो सोने का कुंडल, दीवार पर काली चोटी टंगी थी, मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पे उनके लिपस्टिक लगी थी। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? सुने लड्डू भाई आप सुनना। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? अधिकारियों ने उत्तर दिया था, मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। वाह 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 वाह। ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ इस देश की। मंत्री जी हंस रहे हैं, मैं आपको मंत्री जी मैं देखिए आपने आदेश दिया इसीलिए पढ़ रहा हूँ, वैसे मैं ऐसी गंदी कविता नहीं पढ़ता हूँ, ऐसी गंदी कविता तो मुझे नजर नहीं है, लेकिन आपने कहा कि राजनीति पर सुना दो, तो मैंने कहा तो जो अब मेरा काम तो दर्पण दिखाना है, तो मंत्री जी मैंने तो राजनीति को दर्पण दिखाया है। वाह। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? अधिकारियों ने उत्तर दिया था, मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। सब जानते थे माहौल क्या है, मगर जांच समिति बिठाई गई। वाह। सब जानते थे माहौल क्या है, मगर जांच समिति बिठाई गई। मंत्री पर लांछन लगाया गया है, विरोधी की साजिश बताई गई। क्या बात है। वाह 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 वाह। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। दिनकर जी के साथ एक दिन नेहरू जी सीढ़ियां चढ़े थे। हाँ। सुनना लटूर भाई आप सुनना। स्वागत। दिनकर जी के साथ एक दिन नेहरू जी सीढ़ियां चढ़े थे, बिगड़ गया संतुलन बदन का, पंडित नेहरू फिसल पड़े थे। वाह। बिगड़ गया संतुलन बदन का, पंडित नेहरू फिसल पड़े थे। दिनकर जी ने हाथ पकड़कर उन्हें लंबवत खड़ा कर दिया। नेहरू बोले दिनकर जी एहसान आपने बड़ा कर दिया। वाह। नेहरू बोले दिनकर जी एहसान आपने बड़ा कर दिया। वे बोले तुम फिसल गए थे, हमने तुम्हें उठाया है, इसमें क्या एहसान कर दिया, अपना फर्ज चुकाया है। नेता हिम्मत खो देते हैं, कभी तब जोश जुटाता है, राजनीति जब गिर जाती है तब साहित्य उठाता है। राजनीति जब गिर जाती है तब साहित्य उठाता है। आइए इसी भूमिका से मैं चार चतन पंक्तियां पढ़ता हूँ। कुछ थी उसकी बहानेबाजी, कुछ था उसे बुखार। वाह। कुछ थी उसकी बहानेबाजी, कुछ था उसे बुखार। घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी बीमार। वाह। घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी बीमार। माँ जी बोली बेटा अपनी सब्जी स्वयं बना लो। वाह। माँ जी बोली बेटा अपनी सब्जी स्वयं बना लो, या फिर शाम की रखी हुई है उससे काम चला लो। या फिर शाम की रखी हुई है उससे काम चला लो। हमने रौब दिखाया, क्या बासी सब्जी खाएंगे? वाह। खुद भी नहीं बना सकते हैं, होटल पर जाएंगे। चाकू चमचा गैस भगोना अपनी नहीं है दम के। वाह। चाकू चमचा गैस भगोना अपनी नहीं है दम के, लेकर होंडा चले शान से, होटल पर जा धमके। वाह। गरम गरम रोटी सब्जी थी, बड़े प्यार से खाई। वाह। गरम गरम रोटी सब्जी थी, बड़े प्यार से खाई। खाते खाते सब्जी ठंडी हुई, महक सी आई। खाते खाते सब्जी ठंडी हुई, महक सी आई। हम फौरन ही समझ गए, मिट्टी में साख मिला दी। रखी हुई शाम की सब्जी इसने मुझे खिला दी। रखी हुई शाम की सब्जी इसने मुझे खिला दी। पास बुलाकर उसको डांटा, उल्लू बना रहे हो। पास बुलाकर उसको डांटा, उल्लू बना रहे हो। रखी हुई शाम की सब्जी हमको खिला रहे हो।
वाह। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते। वाह। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते, यह होटल है यहाँ पर तो सब बने बनाए आते। वह बोला बाबूजी हम तो वाह, उल्लू वाह, नहीं वाह। बनाते, यह होटल है यहाँ पर तो सब बने बनाए आते। मेरे मालिक रत्ती भर भी जोखिम नहीं उठाते, और कल तो सब्जी बनी नहीं थी कसम आपकी खाते। वह बोला बाबूजी हम तो उल्लू नहीं बनाते, यह होटल है यहाँ पर तो सब बने बनाए आते। मेरे मालिक रत्ती भर भी जोखिम नहीं उठाते, कल तो सब्जी बनी नहीं थी कसम आपकी खाते। अगर नहीं विश्वास देख लो केवल भट्टी जल रही है, और कल सब्जी क्यों बनती जब परसों ही वाली चल रही है। कल सब्जी क्यों बनती जब परसों वाली चल रही है। वाह 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 वाह। अरे मेरे दोस्तों, मैंने जो आपको से सुनाया कि लोग अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं और होटल पे चले जाते हैं खाने, और वहाँ कैसे कैसे सब्जी मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ अभी जो हमारी जो कवित्री जी आई हैं, उन्होंने जो प्रेम अलापा, प्रेम के ऊपर कई छंद सुनाए, और उसके बाद लटूरी भाई ने भी कहा कि प्रेम संदेशा हाथ ले, प्रेम संदेश हाथ ले। मैं जितने लोग बैठे हैं यहाँ श्रोता, मैं आपको एक निर्देशन देना चाहता हूँ कि आप इस प्रेम के चक्कर में मत पड़ा करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुने, आंखों में आंसू भरकर मरने वाला हौसला दिखा, इस बार तुम सुनना, तुम बहुत प्रेम पे गीत गाते हो। आंखों में आंसू भरकर मरने वाला हौसला दिखा, नई दौर के मजनू ने लोकल लैला को पत्र लिखा। नए दौर के मजनू, नए दौर के मजनू ने लोकल लैला को पत्र लिखा। तुझे देखकर हो जाती मेरी आदत पागल जैसी, मेरा दिल दूध सरीखा है, तेरी आंखें चावल जैसी। दोनों का मेल करा के मैं तकदीर बनाना चाहता हूँ, तू अगर इजाजत दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। अरे तू अगर इजाजत दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। लैला ने उत्तर दिया दूध वाले तेरी नादानी है, मैंने बहुत दूधिया देखे हैं आधे से ज्यादा पानी है। लैला लैला ने उत्तर दिया दूध वाले तेरी नादानी है, मैंने बहुत दूधिया देखे हैं आधे से ज्यादा पानी है। फटकर पनीर हो जाएगा, आप हंस रहे हैं, फटकर पनीर हो जाएगा, कोई साधन और देख ले तू, या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। या तो इसका दही जमा, वाह 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 वाह, या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। इन चावल जैसी आंखों को तो सारी दुनिया तक रही है। और उठाना मेरे भाई, अगर सच्ची बात मैं कह दूं तो एक भी हाथ खाली नहीं रहा, मजे लेना, ठाके लगाना। यशपाल भाई तुम भी ठाके लगाना। इन चावल जैसी आंखों को तो सारी दुनिया तक रही है, और तू कैसे खीर बना लेगा, पहले से ही खिचड़ी पक रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद राजू भैया। बस आप थोड़े से सुनते रहिए, मैं आपसे आनंद लेना चाहता हूँ, मैं आनंद के लिए आता हूँ। आनंद कहाँ से निकलेगा? मैं भाई सभी शुक्ला जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, यकीनन हमारे उत्कर्ष उत्तम ने बहुत अच्छा पढ़ा कि मैं मोटा हो गया हूँ। मुझसे भी बोले चाचा तुम तो बहुत कमजोर होते जा रहे हो, मुझे देखो। मैंने कहा बेटा भगवान किसी को व्यर्थ में खाने को नहीं देता। एक साथ ही जन्म लिए थे, एक उधर में ढले हुए थे। लखनऊ में सत्तार मियाँ के घर 2 बकरे पले हुए थे। एक साथ ही जन्म दिया था, एक साथ ही पले हुए थे। मुझे याद है रनू जी आपने कहा था इन लोगों से कि आप लोग हमारी बात, वैसे आपकी बात कोई सुनता नहीं है,
आप मेरी बात आज सुनेंगे, आपको गलत फहमी है, ये बेचारे तो घर में रोज महिलाओं की सुनते हैं। आप अपनी सोच को सलामत कर लें। एक साथ ही जन्म लिया था, जुड़ जाए मुझसे, एक साथ ही जन्म लिया था, एक उधर में ढले हुए थे। लखनऊ में सत्तार मियाँ के घर 2 बकरे पले हुए थे। एक को सूखा भूसा देता, एक चने खाता था उबले। वह तो हो गया मोटा तंगड़ा, वे हो गए थे बिल्कुल दुबले। दुबला अल्लाह से यूं बोला, क्यों बेइंसाफी करता है, इसको चने खिलाता उबले। मेरा पेट नहीं भरता है। अल्लाह बोला, मेरे अंदर तू अन्याय नहीं पाएगा। तेरी उम्र बहुत लंबी है, तेरी उम्र बहुत लंबी है, तू तो जीवन भर खाएगा। ये तो है बस 4 रोज का, घर घर में बोटी बटनी है। आने वाली इसी ईद पर इसकी तो गर्दन कटनी है। इच्छा हो तो हमें बता। तालियां बजाइए एक बार। तो ताली वाली मत बजवाओ, जिसकी दुकान में सामान होगा उसका तो बिकेगा। अरे बात ऐसी नहीं, मैं तो जब कानपुर से चला था ना, तो एक आदमी वहां दौड़ रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा भाई साहब चैन नहीं है क्या? बोले चैन तो है पर खुल नहीं रही है। एक को सूखा भूसा देता, जुड़ना मेरे भाई, एक को सूखा भूसा देता, एक चने खाता था उबले। वह तो हो गया मोटा तंगड़ा, वे हो गए थे बिल्कुल दुबले। दुबला अल्लाह से यूं बोला, क्यों बेइंसाफी करता है, इसको चने खिलाता उबले। मेरा पेट नहीं भरता है। इच्छा हो तो मुझे बता, सूखा भूसा बंद करूं? चने बहुत अच्छे लगते हैं, तेरा भी प्रबंध करूं? बकरा बोला, माफ कीजिए, जो कुछ भी बंदा बकता है, चने बहुत बदबू देते हैं, भूसा ही अच्छा लगता है। आइए, होली में आनंद आता है। होली के लिए मैं जैसे मैं कानपुर से आया तो कुछ लोगों ने गधे पर रंग डाल दिया। हमने उनसे 4 पंक्तियां लिखी, सुन लिए साहब, कि रंग बिरंगी भई सतरंगी जे इंद्र धनुष। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, आपका ध्यान कहाँ है? मैं आपके लिए आया हूँ। हाँ, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हैं। रंग सुने, रंग बिरंगी भई सतरंगी जे इंद्र धनुष सरीखी लगे। इटलाती फिरे मन मस्त भई दिल, इटलाती फिरे मस्त मस्त भई, जैसे देखी परी सब फीकी लगे। भींगी कसी सी कुल्हाचे भरे, दिल पेजे कटारी सी तीखी लगे। फागुन को रंग ऐसो चढ़े, जब में भैंसें गधैया उन्हीं की लगे। अయ్యా आप बहुत लोग अच्छे हैं। देखिए पीछे पुलिस वाले भी मुस्कुरा रहे हैं साहब, जो पुलिस वालों के लिए मैं विशेष अभिनंदन करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं। पुलिस वाले बहुत सीधे होते हैं भाई साहब, और उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले तो अति सीधे होते हैं। उसमें इलाहाबाद के पुलिस वाले तो बहुत सीधे होते हैं। कितने सीधे हैं। हमने तो पूरे देश की पुलिस घूम के देखी है साहब। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रूर हैं, कहीं के क्रोधी हैं, कहीं के कड़े हैं, और इलाहाबाद के पुलिस वाले देखिए बेचारे पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे मन देखिए, पीछे नहीं। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे। पुलिस वालों से मैं क्षमा चाहता हूँ, वो क्षमा कर दें हमारी खता। वे चोर हैं नहीं, लग रहे हैं, और हों भी तो हमें क्या पता। हम तो बाहर से आए हैं। आइए, होता कहाँ से है, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुने। सन्नू भाई विधायक बहुत अच्छे नहीं होते। आप वादे के बहुत कच्चे हैं, आप वादे के बहुत कच्चे हैं। आपके आंखों में लालच के लच्छे हैं। एक वैश्या विधायक से बोली, आपसे तो हम ही बहुत अच्छे हैं। इसलिए सोनू भाई आप केवल यहाँ तक रहना, नगर निगम तक, यहाँ इज्जत है, यहाँ सब कुछ है, वहाँ विधानसभा में कुछ नहीं है। सच कहता हूँ मेरे भाई, मेरी बात मान लेना, इज्जतदार लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं।
मुझसे तो एक बार मैं पंडित जी, मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता था, मैं एक पंडित जी के पास गया था। मैंने कहा पंडित जी कोई महूर छांट दो, मैं कब पर्चा भरूं, कब से प्रचार करूं। बोले देखो भाई तुम घर पे बैठो, इज्जतदार लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, जब वोट मांगते हैं तो सबके पैरों पर गिर पड़ते हैं। हमने तब से इलेक्शन तो नहीं लड़ा साहब, लेकिन जब से हम विधायक जी को देखते हैं, सांसद जी को देखते हैं, तब से हमारा गर्व से सीना फूल जाता है कि इनसे तो हम ही अच्छे हैं। आइए बस थोड़ा थोड़ा जुड़ते जाइए। ये आज मैं जैसे ही चला इटावा रेलवे स्टेशन से, तो हमने वहाँ पे देखा एक पति पत्नी का बड़ा बेहतरीन जोड़ा आ रहा था। साहब जुड़ जाना मुझसे, होली की उमंग लेना। एक पति पत्नी का जोड़ा प्लेटफॉर्म पे आ रहा था, मुस्करा रहा था, आके सीट के पास हो के उदास, चारों तरफ नजर डाली। एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली, उसे खसका दिया। बाबूजी ने अपने पत्नी को जमा दिया। अब बुढ़िया ने पूछा बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी? बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे से कहा माँ जी मैं पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई से निकली, उर्दू के जमाने की, ठीक से जिसे हिंदी में नहीं आती थी उससे वो अंग्रेजी में बोल रही है कि वो जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा ये हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है, दोनों प्यार से रहते होंगे। हाँ। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी बेटी एक तो साथ लाई हो, पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो? अच्छा मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी आने की, मेरे पास घड़ी नहीं थी। नजर भाई बार बार फोन कर रहे थे कि विनोद राजयोगी कहाँ हो, विनोद राजयोगी कहाँ हो। मैंने उस भाई से ही पूछ लिया, हमने कहा भाई साहब टाइम क्या है? भाई बोला करीबन करीबन 2 बजे हैं। करीबन 2 बजे हैं। हाँ। तो उसी महिला ने कौनी मारी, बोले करीबन कहते हो, शर्म नहीं आती? इसमें त लगा देते तो हाँ, तकरीबन हो जाता। तकरीबन शब्द पर साहित्य का रंग चढ़ जाता। हाँ। पूछने वाले पर प्रभाव पड़ जाता। हमने पलट कर पूछ लिया, हमने कहा भाई साहब ये आपकी वाइफ है क्या? बोले नहीं ये तवाइफ है। ताली वाली बजा सकते हैं। क्या क्या शब्दों से आनंद दिया जाएगा। ये स्थितियां हैं साहब। वो मुझे तो याद होता है, मैं एक बार आपके इस उसमें आया था कुंभ के मेला में साहब जी, इलाहाबाद में आया था मैं। और इलाहाबाद में एक नागा बाबा जा रहे थे आदरणीय, और नागा बाबा जा रहे थे, उनके पीछे विशाल भीड़, हजारों का समूह। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। अच्छा मैं भी भावुक हो गया सर। मैंने भावुकता में बाबा जी के चरण छू लिए। मैंने कहा बाबा जी मुझे भी आशीष दे दो, मेरी कविता देश में सुपर हिट हो जाए। बाबा जी ने मुझ में एक लात मारी, बोले चल हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, सब दुनिया आपके पीछे, आप तो नागा बाबा हो। बोला मैं काहे का नागा बाबा, मैं तो नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। ये देश की स्थितियां हैं साहब। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। खुशहाल रहने का एक ही ये मूल मंत्र, सुबह शाम हंसिए सबको हंसाइए। मानसिक वेदनाएं बीमारियों की जड़, हष्ट पुष्ट रहना है तो खूब खिलखिलाइए। भरपूर आनंद लेना चाहते हो तो मुट्ठियां भींच कर ठाके लगाइए। विनोद राज योगी तुम्हें हा गया हंसाने को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां मैंने, देखो मैं सच बताता हूँ मेरे भाई, मैंने अपने लिए नहीं बजवाई हैं। ये तालियां मैंने आपके उज्जवल भविष्य के लिए बजवाई हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जो जैसा कर्म करता है
वैसा ही फल पाता है। उदाहरण के लिए कवि सम्मेलन में बैठकर इलाहाबाद में जो ताली नहीं बजाता है वह अगला ऐसा जन्म पाता है कि द्वार द्वार पर तालियां बजाता है। इसलिए आप तालियां वाली बजाते रहिए। आने लीजिए, वकील साहब भी बैठे, आइए देखिए वकालत वकील लोग कितने होशियार होते हैं साहब। बहन जी आप सुनना, नीरज जी तुमने आज बेटियों पे इतनी कविता पढ़ी, देखना बेटियां ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं, बेटियां ये करती हैं, बेटियां वो करती हैं। अच्छा मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटे क्या बाढ़ में बह के आ गए? बेटे भी तो यहीं के पैदा हैं। और हम तो कहते हैं बेटियां तो बच गई, बेटियां पढ़ गई, बेटियां सुरक्षित बच गई। अगर कोई भी आप परीक्षा का परिणाम देख लें, बेटियां सबसे टॉपर हैं। अगर बचाना है तो इन लड़कों को बचाओ, बेटियां खुद ही बच जाएंगी। नारा बदलने की जरूरत है, बेटों को बचाओ, बेटों को पढ़ाओ। बेटा आवारा हुए जा रहे हैं हमारे। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, अकल से पैदल रट्टू तोता। पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। बहुत अच्छे। सब अब जिस घर में बच्चे नहीं होते, भाई साहब सुनना, जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं वहाँ अच्छा नहीं लगता साहब। जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे काम बिगाड़ देते हैं। जब बच्चे काम बिगाड़ देते हैं तो हम उन्हें हल्का सा झाड़ देते हैं। एक दिन मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसने हमारा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के, हमने कहा गधा कहीं के। तो लड़का तपाक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। देखिए आपको कितने बढ़िया सभासद मिले, सच कहता हूँ इतने बढ़िया सभासद मिले हमारे नगर में। तो ऐसे सभासद हैं, उनके हमारे सभासद के पेट में हुआ दर्द, हमारे सभासद जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी आई, बोले हे डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा, अगर बात अच्छी लग जाए आप तैयार रहना अगली पंक्ति के लिए। जब इन्होंने नगर का खड़ंजा बनवाया था तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, हाँ पूरी 10,000 हैं, हाँ जल्दी कीजिए नहीं तो अभी मरते हैं। पेशकार साहब चले गए, वो नगर साहब चले गए, शायद बुरा मान गए। अरे स्वागत। जाने दो, कोई फर्क नहीं है, मुझे बचा लोगी तुम? हाँ ठीक है। तो तब तक उनकी धर्मपत्नी आई। धर्मपत्नी ने कहा डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। हमने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब उन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए, पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। ये आज के स्थितियां हैं साहब। इन स्थितियों से कहां से सुने, सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कई गांठ कपड़े की जाती, कई लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का, सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा,
करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। सब देखिए अदालतें कैसे चोट खाती है, मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय सुनना, आप पूरे मूड में आ जाइए। आप तो ऐसे बैठे हैं साहब जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं। आप कब सम्मेलन बैठे हैं, कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मंजेलो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। मुंह लटकाने वाला ही जो सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम ऋषि के सरद्वार घुमाओ। प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आई तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो सो नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहाँ भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे ना घरवाली नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है, बिना बात के देगा गाली। तुम्हें हंसागे भी मानेंगे, हमने भी ये कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। आइए 4 पंक्तियां वो पढ़ते हैं साहब, हम अदालतें कैसे चोट खाती हैं। सुनना आप आदमी, सुनना आपको सबूत करता हूँ। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी पर नजर रखना साहब। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी। गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। अपराधी बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। लड़का काहे कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। ये देश की स्थितियां हैं साहब। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अच्छा, कभी लोग कहते हैं कि वो ओझ के कभी आते हैं, कहते मैं अपना झंडा पाकिस्तान में गाड़ दूंगा। लेकिन साहब मैं ये कहता हूँ, क्या हम अपनी संस्कृति को इतना उजाड़ दें कि पवित्र झंडा गंदगी में ले जाके गाड़ दें। अब मेरी सोच से जुड़ना, हम तो यूँ कहते हैं कि अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहाँ पर दहाड़ेंगे, कहाँ रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक जो भी यहाँ पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। और जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। अच्छा हमारे, मैं सच बताता हूँ, मेरे सोनू भैया इतने सज्जन हैं और मुझे पता है ये पार्षद इसीलिए बने हैं कि इनके व्यवहार के, इनके मोहब्बत के इतने वोट मिले होंगे कि ये पार्षद हो गए होंगे। मुझे इन्होंने फ़ोन किया विनोद राजयोगी इलाहाबाद में आ सकते हो क्या। मैंने कहा हम आ जाएंगे। बोले कि तो फिर पेमेंट बताओ। मैंने कहा देखो संगम में जा रहे हैं, इलाहाबाद पवित्र नगरी है, हमें वहाँ पेमेंट का क्या लेना देना, आप हमें कुछ मत देना, हम फिर भी आ जाएंगे। हम तो लाल किले के कवि सम्मेलन इलाहाबाद के लिए छोड़ सकते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है तुम बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हो, पेमेंट के लिए लड़ते हो। मैंने कहा देखो सोनू भाई, हम लड़ते तो हैं लेकिन इलाहाबाद के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद में तो लड़ने वाले वैसे ही बहुत हैं, हम क्यों लड़ेंगे।
बोले नहीं नहीं, आप ये बता दो पेमेंट कितना लोगे। देखो मैं पेमेंट में नहीं बता सकता, लेकिन अगर बात आ गई है पेमेंट की तो हम इशारा करे दे रहे हैं। वहाँ जो सबसे बढ़िया कवि आए उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, नीरज पांडे आएंगे, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छलचंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। आइए सुने। हाँ स्वागत है भाई। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने सब माँ की महिमा गाई, माँ की महिमा गाई, लेकिन पिता के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। क्या बात। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या पिता की कोई महत्ता नहीं होती? अगर पिता की महत्ता नहीं होती तो हमारे आज अध्यक्ष जी यहाँ नहीं बैठे होते। इनके लिए तालियां बजाइए। अगर माँ ही सब कुछ थी, पिता का कोई मान नहीं था, आज मैं सिद्ध करूँगा कि पिता का मान ज़्यादा होता है, कि माँ का मान ज़्यादा होता है। माँ ज़्यादा प्यार करती है, पिता ज़्यादा प्यार करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई, मैं बताता हूँ, आप बताइए, अगर पिता बाजार जाए और उसका पुत्र यह कहे भाई साहब कब मेरे पिताजी मेरी एक होमवर्क की कॉपी ख़त्म हो गई है, मेरी एक होमवर्क की कॉपी लेते आना, और उस पिता के पॉकेट में मात्र 25 रुपये शेष है अध्यक्ष जी, उसको अपनी गर्मी से बचने के लिए 25 रुपये की साफ़ी खरीदनी है, और बेटे के पढ़ने के लिए 25 रुपये की कापी खरीदनी है, और उसकी पॉकेट में मात्र 25 रुपये शेष हैं, तो पिता क्या लाएगा? क्या लाएगा पिता? कॉपी लाएगा, 100% कॉपी लाएगा। अब इस दृश्य को अध्यक्ष जी परिवर्तित कर दो। माँ बाजार जाए और उसका पुत्र भी यह कहे कि मम्मी मेरी एक होमवर्क की कॉपी ख़त्म हो गई है, और उसके पर्स में भी मात्र 25 रुपये शेष हों, और उसकी एक 25 रुपये की लिपस्टिक ख़त्म हो गई हो, तो वो पहले क्या लाएगी? पहले क्या लाएगी? कापी नहीं लाएगी, कापी नहीं लाएगी, कापी नहीं लाएगी, वो लिपस्टिक लाएगी, और घर आके बाप से कहेगी टूटी साइकिल उठाओ, बेटे के लिए कॉपी लेके आओ। और बाप क्या बात, क्या बात। अगर बात में सहमत हो ताली बजा सकते हैं आप। जिंदाबाद भाई। लोग तर्क देते हैं साहब, लोग तर्क देते हैं कि माँ बेटे को 9 मास तक गर्म में रखती है, और मैं तर्क देता हूँ, जिन दिनों माँ 9 मास तक संतान को गर्म में रखती है, पैर पसार के सोती है, लेकिन पिता को नींद नहीं आती साहब। बेटा को कहाँ पढ़ाएंगे, बेटा का क्या नाम रखेंगे? अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप सही पिता हैं ही नहीं।
आप उसमें विचार करना अकेले में जाके, आप पिता हैं भी कि नहीं है। क्या बात, जिंदाबाद भाई। वो दरअसल एक दिन मेरी पत्नी थी ना, मार्केट से होके आई। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं तो घर पे ही था। बोले नहीं तुम घर पे नहीं थे। मैंने कहा मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं तो घर पे ही था। बोले कि नहीं तुम घर पे नहीं थे। मैंने कहा मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ घर पे ही था। लेकिन तभी मेरी पत्नी बहुत डर गई साहब कि उसने बच्चे की कसम खाई और ये घर पे थे ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन हमारे पड़ोसी का लड़का बीमार पड़ गया। ये कल समझ में आएगा। हमारी पत्नी ने दूसरे दिन हमारा कॉलर पकड़ा और बोली कि ये बता तूने किसकी कसम खाई थी? हमने कहा अपने बेटे की कसम खाई थी। बोले फिर पड़ोसी का बच्चा बीमार क्यों पड़ा? मैं चक्कर में आया। मेरे समझ में 24 घंटे बाद आई। मैंने दूसरे दिन अपनी पत्नी की साड़ी पकड़ी। मैंने कही बेवकूफ ये बता मैंने किसकी कसम खाई थी? बोली तुमने अपने लड़के की कसम खाई थी। मैंने कही फिर मेरा लड़का बीमार क्यों नहीं पड़ा? वाह, बात समझ में आ गई हो? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, कल सोचना। सबकी समझ में आ गए। देखो भाई साहब के समझ में आ गई। सब समझ रहे हैं। उम्र का लिहाज होता है। आइए तो मैं बताता हूँ। पिता ज्यादा प्यार करता है, आप सुनिए। माँ ज्यादा प्यार करती है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुना। विनोद राजयोगी को ताली मत देना, कविता को ताली मत देना, वो सब पिता को ताली देना साहब, जिसके लिए मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। सुने। स्वागत है भाई। है किसका अधिकार अधिकतम? मेरे भाई बीच में कोई उठना मत। सवाल सजी बीच में उठा मैं तो आपको मेरी कसम है मैं आत्महत्या कर लूंगा और मुकदमा आपके नाम में लिखाऊंगा। भाई विनोद भाई की बहुत शानदार कविता है। अच्छा एडवोकेट हैं? अरे एडवोकेट जी का था। अरे मुझे क्या पता था। तो मैं अब तक मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो कुछ कहा। आप हमें 100 गुना वापस कर सकते हैं। हाँ वो वकीलों की साहब कुछ मत पूछिए, वकील तो वकील होते हैं। हाँ वो एक महिला अदालत में पहुंच गई साहब। एक महिला अदालत में पुरुष को लेके, बोले जज साहब हमारी इस पत्नी से पटरी नहीं खाएगी, हमें दोनों को अलग कर दो। जज साहब ने कहा अगर बात ऐसी है तो हम तुम दोनों को अलग किए देते हैं, बताओ। हाँ वकील साहब ने कोई सलाह दी होगी। उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे घर में मकान कितने हैं? उन्होंने कहा 6 मकान हैं। बोले 3 तुम ले लो, 3 तुम ले लो। घर में पूंजी कितनी है? बोले 10 लाख। बोले 5 लाख तुम्हारे, 5 लाख तुम्हारे। बोले गाड़ियां कितनी हैं? बोले 4। बोले 2 गाड़ियां तुम्हारी, 2 गाड़ियां तुम्हारी। बोले संतानें कितनी हैं? बोले 3। जज साहब बोले बंटवारा नहीं हो रहा। पत्नी ने पति का कमर पकड़ी और बोली चलो मुकदमा अगली साल दायर करेंगे। तो ये स्थितियां, वकील साहब का तो कुछ कहना ही क्या है। आइए मैं पढ़ रहा था कि है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध, है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। क्या बात भाई। किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। क्या बात, क्या बात। माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता। माँ देती आधार, पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया। पिता को यह एहसास हुआ, पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए। माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। आइए मैं एक कविता वो पढ़ना चाहता हूँ साहब, माँ की, जो मुझे आदेश मिला है। अब तक मैंने जो लफेबाजी की उसकी कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी साहब। सवेरे जब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने रात काली की, आपने क्या सुना,
तो आपको कोई बात याद नहीं रहेगी साहब। मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, 2.5 मिनट की कविता पढ़ रहा हूं। अगर हो सकता है इसकी कोई बात आपको याद आ जाए तो मुझे बस सुन लेना साहब। विधवा जवानी में हुई, सुने, विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जाकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी। पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली। आज होगा फैसला, क्या नेक रहेगी बुढ़िया रहेगी या खेम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्तीन चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा बही आया बदन का रंग था पीला। देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थमे हुए बीबी भी संग थी। विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। झेलना ही है अलग सिंदूर जो होगा, होगा भाई भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। बाद उनके वह गई, बाद उनके वह गई, फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। आपने 2 पंक्ति पहले ताली बजा दी। इलाहाबाद के देशभक्तों, माँ के सपूतों, जो पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी नहीं, अगली 2 पंक्तियां आ रही हैं। अगर आपको माँ की याद आ जाए, माँ की ममता आपके कलेजे पे ठक से लग जाए, तो विनोद राज योगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना। वो कोई हाथ नीचे खाली नहीं दिखे। मैं खुशी से दे रही, मैं खुशी से दे रही, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था,
पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। माँ के सिवाय काम कोई। नीरज पांडे जी विलक्षण हस्ती हैं, बहुत बड़े देश के संचालक हैं और लोगों को ऐसे गुमराह कर देते हैं साहब। एक बार इनके पास एक आदमी आया, उदय हुए सौभाग्य हमारे घर पंडित जी आए, हमने अपने नालायक बेटे के दिन दिखवाए, जरा देखिए पंडित जी ये लड़का बहुत हरामी, सुबह शाम करके आ जाता है मेरी बदनामी, झूठ बोलता, चोरी करता, हम तो परेशान हैं। अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान है, अच्छाई को छोड़ सभी गुण इसमें विद्यमान है। ठेके पर यह दारू पीकर रोज बखेड़ा करता, आती जाती बहन बेटियों को भी छेड़ा करता है, शरीर का हट्टा कट्टा, नाम है इसका गुल्लू, सब कामों में आगे लेकिन पढ़ने में यह उल्लू, चालाकी में इसके आगे कौन भला जीतेगा, जरा बताओ पंडित जी जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बोले ऐसा लड़का कलयुग में तो पुरुषोत्तम होता है, कुछ मत पूछो राजनीति में अति उत्तम होता है, पढ़ना इसका बंद करा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ाओ, आने वाला है चुनाव फौरन इससे लड़ाओ, कर्म कांड से पता लग रहा लड़का षड्यंत्री है, यह भविष्य में भारत का होने वाला मंत्री है। हाँ सुने, मैं उस कविता की 4 पंक्तियां याद नहीं पूरी कर दूं। हाँ सुनो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जैसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात का दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना, गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी, ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं, डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जैसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात का दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, 2 पंक्तियां सुन लें उपसंगार की। बरसें बसंती हो गई हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन वही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है। जय हिंद, जय भारत, जय इलाहाबाद, नमस्कार।